Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is the 9th of April 2025 and you are watching with Naresh Sharma the daily news analysis. तो आज हम चलते हैं सबसे पहले एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि काफ़ी रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए। टॉपिक है आपका सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइजेस तमिलनाडु गवर्नर्स कंडक्ट। एक्चुअल में इश्यू क्या था? इश्यू ये था कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कुछ बिल पास किए थे। मीन्स सॉरी, गवर्नमेंट ना कह करके हम कह दें कि तमिलनाडु की जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उसने कुछ बिल पास किए थे और ये बिल थे अराउंड 10। आप सबको पता होना चाहिए कि बिल जब पास हो जाता है तो एक्ट बनने के लिए उस पर स्टेट लेवल पर गवर्नर के साइन होते हैं और नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। तो जब ये बिल गवर्नर के पास में चले गए तो गवर्नर साहब ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो बिल काफी दिन से पेंडिंग में पड़े हुए थे। कुछ बिल तो ऐसे थे कि जिनको रीअसेंट भी मिल गया था। मींस एक रूल और है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली किसी बिल को रीपास करके गवर्नर के पास भेज देती है तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। गवर्नर फिर उसको उस बिल को असेंट मींस उस पर अपने साइन करने ही पड़ते हैं। बेसिक की अगर मैं बात करूं तो जब भी कोई बिल गवर्नर के पास जाता है तो उनके पास में तीन ऑप्शन होते हैं। नंबर एक ऑप्शन होता है कि वो इस बिल को पास कर दें, उस पर अपने साइन कर दें, अपना कंसेंट उसको दे दें। नंबर दो ऑप्शन होता है कि उस बिल को वो रिटर्न कर दें, रिजेक्ट कर दें, भेज दें कि नहीं नहीं ये बिल पास, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। नंबर थर्ड ऑप्शन उनके पास में है कि उस बिल को वो रिजर्व रख लें प्रेसिडेंट के असेंट के लिए और बोल दें कि भाई इस पर मैं नहीं दूंगा अपना असेंट, ये तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है उनके सब्जेक्ट में आता है, उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है, हम इस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में भेज देंगे। अब हुआ क्या था इस वाले मैटर में, तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने 10 बिल्स जो है भेजे थे गवर्नर साहब के पास और उन्होंने उस पर ना तो असेंट दिया, ना ही उनको प्रेसिडेंट के पास में भेजा और ना ही जो है उनको रिटर्न किया। तो मामला फिर इस पर यह बना कि ये मैटर चला गया फिर कहां पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब इस मैटर पर डिस्कशन हुआ तो मैटर ये निकल करके आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो भी बिल, ये 10 बिल थे, है ना, उन पर असेंट वगैरह जो कुछ नहीं दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने इतने दिन तक इन बिल को रोक करके रखा, हम ये बोल करके देते हैं कि इन बिल को पास मान लिया जाए या मान लिया जाए कि ये पास हो चुके हैं, गवर्नर ने इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। इतने टाइम तक किसी बिल को रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये कहना है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ टाइमलाइन की भी बात करता है। क्या, जैसे कि अगर कोई बिल नॉर्मली गवर्नर के पास में जाता है तो नॉर्मली रूल क्या है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कितने टाइम में गवर्नर उस पर साइन करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर इंटरवीन करता है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने फिक्स किया है टाइम लिमिट्स ऑफ 1 to 3 मंथ। भैया गवर्नर के पास अगर बिल आएगा तो 1 से 3 मंथ के अंदर अंदर उस बिल पर गवर्नर को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वो कहते हैं कि 1 मंथ का टाइम आपके लिए सफिशियंट है अगर उस बिल पर आप अपनी असेंट को विदहोल्ड कर देते हैं, बोल देते हैं हम इस पर असेंट नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा उनके पास में है कि 3 मंथ का टाइम मिलेगा। वो किस लिए, अगर वो बिल को वापस भेज देते हैं और एक मैसेज दे देते हैं कि इस बिल में ये प्रॉब्लम है और हम इसको पास नहीं करेंगे, बिल को मीन्स रिटर्न कर देते हैं, तो विद इन 3 मंथ उनको ये एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 मंथ्स का एक्शन टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट असेंट। अगर गवर्नर को लगता है कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में शेयर करना चाहते हैं, उसको सेंड करना चाहते हैं, तो उनको 3 मंथ के अंदर अंदर ये डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर से 1 मंथ का टाइम मिलता है किस मैटर में, टू ग्रांट असेंट टू अ बिल रीपास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर।
मींस गवर्नर ने उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस भेज दिया और वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को फिर से पास कर दिया और गवर्नर के पास फिर से भेज दिया। तो इस सब को डिसाइड करने के लिए ओनली 1 मंथ का टाइम आपके पास में है, गवर्नर साहब के पास में, अब उनको ये एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब रहा। अब इसने कोर्ट ने अपना कुछ इस पर व्यूज दिए कि भाई जो गवर्नर होता है वो जो है स्टेट का फ्रेंड, गाइड और फिलोसफर होता है, वो हिंड्रेंस की तरह काम ना करे। कि गवर्नर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो फ्रेंड, गाइड और फिलोसोफर की बजाय स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करे और चीजों को रोकने का काम करे। उन्होंने कहा कि गवर्नर शुड एक्ट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट करके भेजा है, वो उसके लिए काम करे, ना कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए काम करे। गवर्नर्स कैन नॉट इंडेफिनेटली डिले एक्शन बिल्स अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला ये नहीं कि आप जो है लाइफ टाइम के लिए उस बिल को रोक करके रखें और उस पर कोई एक्शन ही ना लें। यहाँ पर ये आर्टिकल 200 की बात करते हैं। ये गवर्नर को 3 चॉइस देता है, जो कि मैंने अभी आपको बताई। बिल पर असेंट दे दी जाए, उस पर बिल पर असेंट को रोक लिया जाए, या बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के लिए उसको रोक लिया जाए। बाकी उन्होंने ये बात कही कि बिल पर जब भी पास करना है, कुछ भी एक्शन लेना है, तो एज सून एज पॉसिबल आपको डिसीजन लेना होगा। आप पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पॉकेट वीटो मतलब बिल आपके पास में आया, जेब में रख करके आप बैठे हैं, अपने पास रखे हुए हैं, ना तो असेंबली को ये बता रहे हैं कि आप इस बिल को पास करेंगे, मीन्स इस पर आप अपना साइन करेंगे, नहीं करेंगे, रिटर्न करेंगे, प्रेसिडेंट के पास में भेजेंगे। बोला ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको पॉकेट में रख करके जो है बैठे रहें। जुडिशियल रिव्यू यह कहता है कि गवर्नर टू कॉम्प्लाई विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस विल इनवाइट जुडिशियल रिव्यू। बोला अगर ये उस टाइमलाइन के अंदर एक्शन लेते हैं या टाइमलाइन से बाहर जाते हैं, तो जुडिशरी के पास में ये पावर होगी कि वो ऐसे मैटर्स का रिव्यू कर सके कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। कोर्ट ने फोकस किया कि भाई गवर्नर को भी हमें यहाँ पर थोड़ी अकाउंटेबिलिटी दिखाना होगा और इन चीजों को हम डिटरमाइनेबल जुडिशियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनको हम डिटरमाइन करेंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अपनी मनमानी करे और पॉकेट वीटो का यूज करके जो बिल असेंबली ने पास की उनको लटका करके रखे लंबे समय तक। जजमेंट ऑन गवर्नर्स कंडक्ट पर क्या दिया है कि गवर्नर रवि वाज फाउंड टू हैव फ्लाउटेड द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 200। बोला आपने इसको जो है वायलेट किया। रिक्वायर कम्युनिकेशन विद द असेंबली ऑन रिफ्यूजल ऑफ द कंसेंट। आपने रिफ्यूजल जो है, जो कम्युनिकेशन होना था असेंबली के साथ, उसमें आपने चीजों को डिले किया। गवर्नर्स कैन नॉट एक्सरसाइज पर्सनल डिस्क्रिशन। मींस गवर्नर एक इंस्टीट्यूशन है, वो जो पर्सन उस पद पर बैठा हुआ है वो अपने पर्सनल डिस्क्रिशन को यूज नहीं कर सकता। कब? इफ अ बिल इज रीपास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड रिटर्न फॉर द कंसेंट। अगर उस लेजिस्लेचर ने उस बिल को दोबारा से पास करके गवर्नर के पास में भेज दिया, अब गवर्नर के पास में कोई चॉइस नहीं है, मींस आप उनको सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये एक जो है बहुत बड़ा स्टेप जो है यहाँ से आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास में है चाइना का रिस्पॉन्स टू यूएस ट्रेड थ्रेट्स। आप सबको पता होगा कि यूएसए के प्रेसिडेंट जब से बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने ट्रेड वॉर मींस एक टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे कंट्रीज पर उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, टैरिफ लगाए हैं। जो भी प्रोडक्ट यूएसए में इंपोर्ट होता है उन सब पर उन्होंने टैक्स लगाए हैं और इसमें चाइना को भी नहीं बख्शा। तो चाइना ने पलट करके कहा है कि भाई जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बोला तुम्हारा सदा से नेचर ही कैसा रहा है, ब्लैकमेल करने वाला। ठीक है, ब्लैकमेल करने वाला आपका नेचर रहा है और चाइना आपके इन टैक्स से, आपके टैरिफ से ब्लैकमेल होने वाला नहीं है। हम ये कसम खाते हैं कि आपको इसका बड़े से बड़ा जवाब दिया जाएगा, हम इसका रिटेलिएशन भी करेंगे। आपने जो गलती की है वो गलतियों में भी सबसे बड़ी गलती है, गलती के ऊपर भी गलती की है और हम इसके लिए आपके अगेंस्ट में लड़ेंगे। अब जो भी टैक्स टैरिफ वगैरह लगाए गए हैं उससे वर्ल्ड का जितना भी शेयर मार्केट है वो सब जगह पर मींस कोई ऐसा ट्रेड मार्केट नहीं बचा जो बहुत ज्यादा डाउन ना या हो, मींस ना हुआ हो। चाहे वो आपका यूएसए की शेयर मार्केट हो, इंडिया की हो, जापान की हो, चाइना की हो
यूरोप के कंट्रीज को सब जगह शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आकर के गिरी है, लोगों के बहुत बहुत रुपीस उसमें लॉस हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री। ये द हिंदू का एक एडिटोरियल आर्टिकल है जो कि बात करता है कि कैसे इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसमें बहुत ही ज्यादा हम कहें कि एक स्टेबल और ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। ये बात स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि जो गवर्नमेंट होती हैं आर ऑफन जज्ड बाय देयर रिएक्शंस, कि भाई उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया किसी एक्शन को लेकर के। जब भी कोई क्राइसिस हुआ तो उन्होंने कैसा जो है रिएक्शन उसको दिया। लेकिन लीडरशिप की अगर हम बात करें तो लीडरशिप अच्छी वो मानी जाती है जो रिफॉर्म्स लेकर के आए और लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशंस लेकर के आए। मींस लीडरशिप वो अच्छी नहीं है कि प्रॉब्लम आई उसका फिर सॉल्यूशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। लीडरशिप वो है जो लॉन्ग टर्म में सोच करके चले कि भाई हमें कहाँ कहाँ पर रिफॉर्म्स करने हैं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए। मिनिस्ट्रीज को जब भी देखा जाता है तो देखा जाता है कि वो किसी क्राइसिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन रिफॉर्म्स की अगर बात होती है तो भाई उनको फ्यूचर की गवर्नेंस मींस गवर्नेंस ऑफ द फ्यूचर को किस तरह से वो मैनेज करते हैं इस बात पर फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट पर ये बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन। यहाँ पर ये कहते हैं कि उनका विजन है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। मींस लॉन्ग टर्म पर ये फोकस करने की बात उनका विजन कर रहा है। इसी को लेकर के चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मींस एक टाइम था 2014 से पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मींस क्राइसिस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करने वाली मिनिस्ट्री थी कि जब क्राइसिस हो जाता था तब वो रिएक्ट करते थे। लेकिन अब 2014 के बाद से अगर देख रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काम कर रही है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर कि जो प्रॉब्लम है उनका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला जाए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एमएचए, उसके लिए अब ये बहुत सारे एग्जांपल्स को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं कि हिस्टोरिकली तो ऐसा सिस्टम रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं चाहे वो राइट्स हो, इंसर्जेंसी हो, गवर्नेंस का फेलियर हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर मैनेजमेंट हो, इस पर वो पहले क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने का काम करती थी। लेकिन अब उसने अपनी अप्रोच को कहाँ कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, और वो है बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फोकसिंग ऑन। अब वो मिनिस्ट्री किस पर फोकस कर रही है, स्ट्रेंथनिंग काउंटर टेरर लॉ, मॉडर्नाइजिंग एजेंसीज, अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूविंग इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन। मींस लॉन्ग टर्म में इन सारे के सारे पॉइंट्स पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, काम कर रही है, स्पेशली ये मिनिस्ट्री। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किस पर फोकस कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी है प्रीएम्प्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड एंश्योर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी इन फ्यूचर रेडी। फ्यूचर के लिए हम उसको रेडी कर रहे हैं, ये नहीं कि बस कोई जो है टेररिस्ट अटैक हो गया हमने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, नहीं। अब इस बात पर काम हो रहा है कि टेररिस्ट अटैक्स को कैसे रोका जाए लॉन्ग टर्म में। फिर कहते हैं रोल ऑफ द एमएचए इन नेशनल सिक्योरिटी। हम सबको पता होना चाहिए कि एमएचए जो है नेशनल सिक्योरिटी और मींस इंटरनेशनल जो इंटरनल सिक्योरिटी और फेडरल स्ट्रक्चर जो है जितना अदर स्टेट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो यही करती है ना। भाई इंडिया का सिस्टम अपने आप में यूनिक है अदर कंट्री से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे। एमएचए का ही रोल होता है 355 आर्टिकल 355 256 356 के मामले में। मींस अगर स्टेट्स में गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो इन आर्टिकल्स के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अदर स्टेट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करती है, चाहे वहां पर सेंट्रल की फोर्सेस भेजने का काम हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ठीक है, एसएसबी, इन सबको भेजने का काम ये करती है। हिस्टोरिकल शेपिंग की अगर हम बात करें तो हमारी प्रॉब्लम रही है टेररिज्म और इंसर्जेंसी की 1980s के टाइम से ही, जिसने सिक्योरिटी की स्पेंडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। वैसे ही पंजाब में, कश्मीर में, या हम माओस्ट वायलेंस की बात करें, नक्सलिज्म की बात करें, तो उसने बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में क्रिएट की थी। उसके बाद जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करना और जो है उनको नई ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, नई फोर्सेस क्रिएट करना, नई बटालियंस बनाना, ये सब किया किसने, इसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, चाहे वो कश्मीर वगैरह इन सब की कहीं की भी बात हो। मींस अगर हम उस समय से देखें 1980s के बाद से देखें तो करीब 36,000 जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, वो शहीद हुए हैं इसमें, और उतने ही या उससे भी ज्यादा सिविलियन लोग हैं वो भी मारे जा चुके हैं।
लेकिन उसका हम कभी भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लेकर के आए। ठीक है। नेग्लेक्टेड एरियाज ड्यू टू फोकस ऑन सिक्योरिटी। अब फोकस किया गवर्नमेंट ने किस पर? सिक्योरिटी पर। ठीक है। किस किस पर? टेररिज्म पर, इंसर्जेंसी पर। ठीक है। तो उसने अटेंशन ज्यादा नहीं दे पाई, वो किस पर? पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर, एजेंसी के कोऑर्डिनेशन पर, नारकोटिक्स के कंट्रोल पर, टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन पर, डिजास्टर मैनेजमेंट पर और फेडरल गवर्नमेंट इन पर। तो इन इश्यूज पर ज्यादा फोकस नहीं हो पाया, जो टेररिज्म और इंसर्जेंसी पर ज्यादा का ज्यादा उनका फोकस रहा। कब? ये हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे तो कुछ चीजें हमको यहाँ पर चेंज मिलेंगी। पहले प्रॉब्लम ये थी कि बहुत जल्दी जल्दी जो गृह मंत्री थे वो चेंज हो जाते थे, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं आ पाती थी। लीडरशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर बने थे पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने और अब नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने गृह मंत्री की पोस्ट जो है उसको बार बार चेंज नहीं किया, जिससे कि जो गृह मंत्री हैं लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज को लेकर के चल सके। रिफॉर्म्स एंड शिफ्ट इन लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सेज मीन्स एक टाइम था जब गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा एक्ट वगैरह नहीं होते थे नेशनल लेवल पर, तो बाद में गवर्नमेंट लेकर के आई क्या? टाडा लेकर के आई, पोटा लेकर के आई, है ना, ऐसे नए नए एक्ट लेकर के आई। 2019 से अगर हम देखें तो 27 लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हो चुके हैं, चाहे उसमें नए एक्ट बनाने की बात हो या पुराने जो लॉ हैं उनमें रिफॉर्म करने की बात हो, बहुत कुछ हुआ है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। अब अगर हम एक लार्जर व्यू में अपनी एजेंसीज या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अप्रोच को देखें, तो हमको दिखेगा कि वो एम्प्लॉयज मल्टी एजेंसी अप्रोच को लेकर के चल रही है। पहले क्या इशू होता था? जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो अलग काम करती थी, ठीक है, रॉ अलग काम करती थी, एनआईए अलग काम करती थी, है ना, सीबीआई अपना अलग काम करती थी, इकोनॉमिक जो है इंटेलिजेंस यूनिट वो अपना अलग काम करती थी, और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो काम करती थी अलग अलग। अब जो मंत्रालय क्या कर रहा है कि इन सबको एक साथ बोला, एक सेंटर पर मिल करके काम करो आप। होता क्या था? जो इंफॉर्मेशन, जो इंटेलिजेंस आईबी के पास में होती थी वो यहाँ तक नहीं पहुंचती थी, यहाँ से होती थी वो इसके पास नहीं पहुंचती थी, एनआईए से वो आईबी के पास नहीं पहुंचती थी। इंफॉर्मेशन होती थी लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी होती थी। अब क्या, जो हमारी जो एमएचए है वो इस बात पर फोकस कर रही है कि एक सेंटर बनाया जाए, उसमें सारी एजेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं वो मिलकर के काम करें, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रिपेयर हो सके। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स। अब केवल आप एजेंसीज को सॉल्व कर दोगे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल लेकर के नहीं चलोगे, तो फिर क्या दिक्कत होगी? फिर आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो एमएचए ने क्या किया? बहुत सारे चेंजेस किए। गवर्नमेंट लेकर के आई, सीसीटीएनएस लेकर के आई, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सारे थानों को, पुलिस स्टेशन को इसने आपस में कनेक्ट कर दिया। बहुत सारे जो कोर्ट्स थे उनको कनेक्ट कर दिया, जेल्स को कनेक्ट कर दिया, फॉरेंसिक लैब्स को कनेक्ट कर दिया, सबको कंप्यूटर सिस्टम से आपस में कनेक्ट कर दिया। तो एनकरेजमेंट हुआ स्टेट्स का सेपरेट इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप करिए भाई, फॉरेंसिक्स में काम करिए आप, जस्टिस सिस्टम हमारा स्ट्रेंथन हो जाएगा इस सब की वजह से। तो बहुत लंबे, या मैं कहूँ कि बहुत ही लार्ज स्केल पर ये रिफॉर्म्स हुए। बजट एलोकेशन के बारे में बात करते हैं कि एमएचए का बजट 1 लाख करोड़ था 2019 में, जो कि 2025 में हो गया 2.33 लाख करोड़। मींस ये बता रहे हैं कि पुलिस का मॉडर्नाइजेशन, इंटरनल सिक्योरिटी का इसका मॉडर्नाइजेशन, उन सब पर फोकस है और वो अच्छा खासा बजट उसको दे रहे हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम द इतने से और इतना पहुंच चुका है उनका करोड़। जो सेंट्रल पैरामिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर होता है वो आप देख सकते हैं कि 2 गुना से भी ज्यादा, मींस लगभग 3 टाइम्स हो चुका है। इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर इसके इम्पैक्ट हमको देखने को मिले हैं, चाहे वो कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, चाहे वो हम नॉर्थ ईस्ट में काफी चीजें सॉल्व हुई है, और नक्सल प्रॉब्लम है उसको भी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी जो नक्सलाइट्स हैं बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। जैसे 370 हटा दिया, नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने डील किया, सिक्योरिटी मेजर्स नक्सल रीजन में बनाए, नए कैंप बनाए, फोर्सेस को डिप्लॉय किया, वहां पर बटालियंस के हेडक्वार्टर्स वगैरह बनाए, कंपनीज डिप्लॉय की, बहुत बड़े लेवल पर काम किया। तो इन तीनों क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर
यहाँ पर 70% जो वायलेंस है वो कम हो चुका है इन तीनों रीजन की। अगर हम बात करें कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल जो अफेक्टेड एरियाज हैं उन सब में। तो एमएचए अब एक रिएक्टिव क्राइसिस रिस्पॉन्स से आगे निकल चुकी है प्रोएक्टिव और स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन में। मिनिस्ट्री इज नाउ प्रीएम्प्टिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड शेपिंग अ फ्यूचर रेडी इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर इंडिया। मींस बड़े लेवल पर और फ्यूचर रेडी होकर के ये काम कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास में है एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमने जो कल सेशन लिया था उसी का कंटिन्यूअस मींस उसका कह सकते हैं कि उसी का एक सेकंड पार्ट है। आप सबको पता होगा वो रिपोर्ट जो कल हमने डिस्कस की थी वो थी कि जो पुलिस में काम करने वाले लोग हैं वो जब किसी कॉमन पर्सन मीन जिस पर्सन पर कोई एलिगेशन होता है या वो सस्पेक्ट होते हैं किसी क्राइम के, तो उनके अगेंस्ट में फोर्स का इस्तेमाल, चाहे वो वायलेंस हो, टॉर्चर हो, थर्ड डिग्री टॉर्चर हो, उसको यूज करना कितना उनके लिए एक्सेप्टेबल है या वो उसका कितना सपोर्ट करते हैं, उसी का ये सेकंड पार्ट हम देखते हैं और वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस किए, वही कल से जो जहाँ हमने छोड़ा था उसी का थोड़ा सा देख लेते हैं कि पुलिस मिसयूज ऑफ फोर्स इन इंडिया हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न। बड़ा लंबा प्रॉब्लम है। ऑफन हाईलाइटेड कस्टोडियल डेप्थ, एक्सेसिव वायलेंस, ये सब हमारे सामने आते रहते हैं जब भी पुलिस की जो है इमेज की बात होती है। तो इंडिया लैक्स स्पेसिफिक लॉ अगेंस्ट जो है टॉर्चर। हमारे पास में कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा जो टॉर्चर होते हैं उसको हम डील करते हो। एक्सटेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ अरेस्टेड इंडिविजुअल्स की हमको जरूरत है और वो कुछ लेवल पर है भी। लीगलिटी ऑफ एन अरेस्ट डिपेंड्स ऑन फुल कंप्लायंस विद लीगल प्रोसीजर। मींस अगर कोई पर्सन पुलिस के पास में सुरक्षित है तो तब है जब जो पुलिस के पर्सनल हैं उन लॉज को, उन रूल्स को, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को कंप्लीटली फॉलो करते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लॉ हैं वो सब कहीं एक ठंडे बस्ते में पड़े होते हैं। पुलिस जब नॉर्मली एक्शन कर रही होती है तो उनको मोस्ट ऑफ द केसेस में रूल से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने मतलब से अपने तरह से चीजों को हैंडल करते हैं। सर्वे किसने किया था? लोक नीति, सीजीएसडीए और कॉमन कॉज सर्वे ने इसने किया था। इसने 8,276 पुलिस पर्सनल को इसमें इन्वॉल्व किया और उन्होंने क्वेश्चन पूछे यूज ऑफ फोर्स के बारे में, इंटिमिडेशन के बारे में, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शंस के बारे में जो इंडिया की पुलिस फोर्सेस करती हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ फोर्स एंड फियर टैक्टिक्स, कि पुलिस में काम करने वाले लोग, पुलिस पर्सनल्स, वो कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, नॉर्मल मानते हैं कि अगर किसी के अगेंस्ट में फोर्स, वायलेंस, इंटिमिडेशन, थ्रेटनिंग अगर यूज हो रही है तो वो क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी पर कुछ क्वेश्चन थे। क्या कह रहा है? पहला डेटा कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ पुलिस पर्सनल सपोर्ट यूजिंग इंटिमिडेशन एज ए लॉ एनफोर्समेंट टूल। बोला बिना डंडा के, बिना गोली के, बिना थ्रेट के काम नहीं चलेगा, ये कहना है। 50% ने रिस्पॉन्स ने ये कहा कि एंडोर्सिंग यूजिंग टफ मेथड्स यूज करना बड़ी इजी सी बात है। मींस उनका कहना है कि क्रिएट फियर अमंग द पब्लिक, कि पब्लिक में, जनता में पुलिस का डर बना रहना चाहिए। तो मींस पुलिस में ज्यादातर लोग, मींस उसमें 50% लोग ये पुलिस वाले ये सोचते हैं कि पुलिस का काम है जनता को डरा करके रखना, बिना डर के काम नहीं चलेगा। 20% ने कहा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मींस पुलिस हमेशा लठ से बात करे, डंडे से बात करे, वायलेंस के थ्रू बात करे। 35% ने कहा कि एक समवॉट इंपॉर्टेंट है। बोला हाँ ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों ही केसेस में ये कहा जा रहा है कि जो है वायलेंस, फोर्स, ये सब पुलिस के पास में होना चाहिए और वो इसको यूज करती रहे। 30% ऑफ पुलिस पर्सनल कंप्लीटली रिजेक्टेड द फियर बेस्ड अप्रोच। अब ये कुछ ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, पुलिस को पब्लिक के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि पुलिस के पर्सनल कहीं दूसरे ग्रह से, किसी और जो है प्लेनेट से आए हैं और वो डंडे के दम पर या बंदूक के दम पर पूरी सोसाइटी को सुधार देंगे। ऐसा नहीं, उसको फ्रेंडली काम करना होगा। उसी के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कम्युनिटी पुलिसिंग। ठीक है, वो काफी टाइम से यूज हो रही है अदर कंट्रीज में। लेकिन हालांकि इंडिया की जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहां पर एटलीस्ट ऑफिसर्स को कम्युनिटी पुलिसिंग की बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। ग्राउंड लेवल पर वो कितना इंप्लीमेंट हो रहा है क्या ही देख सकते हैं यहाँ पर।
अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल सपोर्ट मॉब वायलेंस मींस कई बार ऐसा होता है किसी क्रिमिनल को, किसी चैन छीनने वाले को भीड़ ने पकड़ लिया और वो उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो पुलिस क्या सोचती है कि वो भीड़ जब उसको मार रही है तो पुलिस उस भीड़ का समर्थन करती है या जिस बंदे को पीटा जा रहा है उसका समर्थन करती है। तो 27% ने यह कहा कि ठीक है, जब वो पकड़ लिया तो जनता अगर उसको कूट रही है तो कूटो भाई। 25% ने सपोर्ट किया मॉब वायलेंस का कि चाइल्ड किडनैपिंग वगैरह ऐसे केसेस में जनता अगर पकड़ के वहीं पर उसको मींस से जो है चाहे वो जान से मर जाए वो कर रही है, ठीक है। 60% ने इसको जस्टिफाई किया कि ऐसे ऑफेंसेस में ये सब होना ही चाहिए, जैसे कि पिक पॉकेटिंग, चेन स्नैचिंग, ऐसे केसेस में। 16% ने ये कहा कि मोर वायलेंस इन केसेस ऑफ एलिज्ड काउ स्लॉटर। 22% ने कहा ऑफरिंग पार्शियल जस्टिफिकेशन, कहा कि ठीक है, मतलब कुल मिला करके है ना, चाहे वो जनता पीटे या पुलिस पीटे, पुलिस उसके समर्थन में यहाँ पर दिखाई दे रही है इस डेटा के अकॉर्डिंग। फिर ये स्टेट वाइज डेटा की बात करते हैं कि गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान, यहाँ के केसेस ये बताते हैं कि पुलिस जो है उस भीड़ का समर्थन करती है, उसको सपोर्ट कर देती है। मींस गुजरात में 51%, उड़ीसा में 32% और राजस्थान में 31% पुलिस पर्सनल ये ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि जब भीड़ ऐसे लोगों के साथ में ट्रीटमेंट कर रही होती है तो वो ठीक है, करने दो। फिर हम बात करते हैं लीगल प्रोसीजर्स वर्सेस एनकाउंटर किलिंग्स। मींस अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको एनकाउंटर करके उसको गोली मार दिया जाए, उसको किल कर दिया जाए, उसकी जान ले ली जाए, या जो हमारा देश का लॉ है उसके सिस्टम से उसको सजा दी जाए, है ना। तो इसकी अगर बात आती है तो क्या कहते हैं कि 74% पुलिस पर्सनल ने ये कहा कि भाई नहीं भाई, लॉ के अकॉर्डिंग उनको सजा मिलनी चाहिए, जो है उनको एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब करीब 26% ने ये कहा है कि नहीं, उठाओ, पकड़ो और गोली मार दो, खत्म करो। 22% बिलीव दैट फॉर द ग्रेटर गुड इट वाज समटाइम्स नेसेसरी टू किल डेंजरस क्रिमिनल्स। बोला इनको मारना ठीक है, ज्यादा कूट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, जेल की रोटी खिलाओ, सरकारी मेहमान उनको बना करके रखो, तो ये कहते हैं कि नहीं, पकड़ो, गोली मारो, खत्म करो। एडहेरेंस टू अरेस्ट प्रोसीजर मींस जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। अरेस्ट वारंट होता है या सम केसेस में विदाउट वारंट के भी अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट का मेमो बनता है, उस पर्सन को ये राइट दिया जाता है कि आप कॉल कर सकते हैं, अपने किसी घर वाले को, रिश्तेदार को बता सकते हैं कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, किस बेसिस पर। ऐसे मैटर्स में तो क्या पुलिस रूल का फॉलो करती है? तो 80% पुलिस पर्सनल ने यह कहा कि अब फीमेल पुलिस ऑफिसर हम रखते हैं जब भी किसी महिला को अरेस्ट किया जाता है। तो 20% केसेस अभी इंडिया में ऐसे हो रहे हैं जहां पर महिला को अरेस्ट करने के लिए कोई फीमेल ऑफिसर नहीं होती। 72% पुलिस पर्सनल ने रिपोर्ट किया कि दे ऑलवेज इन्फॉर्म्ड सस्पेक्ट्स ऑफ द रीजंस। मींस 72% ने कहा कि अगर किसी को अरेस्ट किया तो हमने बताया कि भाई तुमको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अभी भी अराउंड 28% ऐसे केसेस या पुलिस पर्सनल है जो कह रहे हैं कि अरेस्ट करके हम बताते ही नहीं है कि तुमको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ओवरऑल 75% ऑफ पुलिस पर्सनल क्लेम्ड फुल कंप्लायंस विद ऑल अरेस्ट प्रोसीजर्स। जो पुलिस के प्रोसीजर्स होते हैं अरेस्ट करने के, उसमें से 75% ये कहा कि हम रूल्स को फॉलो करते हैं। 10% पुलिस पर्सनल ने ये एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि हम लीगल प्रोसीजर को, जो अरेस्ट के प्रोसीजर है उनको फॉलो नहीं करते। 10% ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम नहीं करते उन लीगल प्रोसीजर को फॉलो। इसका मतलब ज्यादा भी तो हो सकते हैं वाले। प्रोडक्शन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बिफोर अ जज, यहाँ पर 56%, 56% ये कह रहे हैं कि जब हम उसको अरेस्ट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करने में हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, उसको हम वहां पर ले जाते हैं। लेकिन रिमेनिंग 44% इंडिकेटेड चैलेंजेस इन कंसिस्टेंटली मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट। मींस 24 आवर के अंदर उसको पुलिस स्टेशन से ले जाकर के कहां पर, मजिस्ट्रेट के पास पेश करने में ये इजी नहीं होता है। इसका मतलब 44% केसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कहता है कि 24 आवर के आवर में आपको पुलिस अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी, नहीं ले जाया जाता। ठीक है। इंटरोगेशन टाइम एंड इन्वेस्टिगेशन, अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया तो 24 आवर के अंदर आपको वहां पे ले जाना है मजिस्ट्रेट के पास। तो इन्हीं 24 आवर्स में पुलिस अपनी पूछताछ, इंटरोगेशन को करना होता है। तो पुलिस पर्सनल ने ये कहा कि नीडेड मोर टाइम, भाई ज्यादा टाइम चाहिए होता है इंटरोगेशन के लिए, 24 घंटे में काम नहीं चलता। 23% पुलिस पर्सनल ने कहा कि फर्स्ट 24 आवर्स इनसफिशिएंट होते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट
होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, आपको अगर ना पता हो तो ये जान लीजिए कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है ना। तो इस पर मीन कंपलसरी होता है वो। 57% पुलिस पर्सनल ने कहा कि हाँ, हमने हमेशा ये केयर किया कि अरेस्टेड पर्सन का हमने मेडिकल एग्जामिनेशन कराया। कितना? 57% में बस। About one third of the police personnel stated that it was only sometimes feasible to provide a medical exam. मतलब कभी कभी ही ऐसा होता है कि हम मेडिकल एग्जामिनेशन को जो है करवा सकें, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में वो सब नहीं हो पाता है। तो इन सारे फैक्ट्स के बेसिस पर यू कैन कंक्लूड that what is the criminal justice system in India and how the police forces are working and treating with the common people of India or even the foreign citizens जब वो इंडिया में आते हैं तो। और क्या जो है अभी हमारे यहाँ जो पुलिस मेंटालिटी के साथ, जिस मेंटालिटी के साथ में काम करती है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो क्या इंडियन पुलिस की मेंटालिटी है या अभी भी जो अंग्रेजों के जमाने की पुलिस होती थी वैसे ही काम हमारी पुलिस कर रही है कि नहीं कर रही है। सो दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन विद अनदर टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।